नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और जो वो बहुत बड़ी खबर बन जा रही है। आज एक बार फिर से मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव। हिंदी दिवस था और हिंदी दिवस की बधाई देने के लिए आए थे, लेकिन पत्रकार बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े बयान दे गए। एक बार फिर से मायावती को लेकर हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा, जो गठबंधन की फोन कौन नहीं उठा रहा था, कौन नहीं उठा रहा था, ये तो छोटी बात है। और जो मठाधीश और माफिया वाली बात उन्होंने बोली थी, उसको लेकर पत्रकारों ने सवाल किया, तो तब नाराज क्यों नहीं हुए थे जब ये नारा दिया गया था, इनको मारो जूते चार। इसके साथ ही साथ मंगेश यादव पर भी उन्होंने हमला बोला, मंगेश यादव पर हमला बोला। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा जमीन पार्टी बन गई है, तो क्योंकि अयोध्या में जमीन घोटाले हुए हैं, पुलिस घटनाओं को छिपाने का काम के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। त्याग की भावना की बात यहाँ पर कही है। और जो त्याग की भावना की बात कर रहे हैं वो क्या कांग्रेस पार्टी से दूसरे राज्यों में जो गठबंधन है और चुनाव लड़ने को लेकर है, क्या उससे जोड़कर देखा जा रहा है? इन तमाम बातों पर बातचीत करने के प्रशांत हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन जल्दी बहुत से बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव के वो बयान, मेन मेन बातें जल्दी से हम सुनवा देते हैं। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, जिसको लेकर एक नई बहस उत्तर प्रदेश की राजनीति में छिड़ गई? जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, मेरे मंच पे मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोगों को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। दानवीर कर्ण और त्याग का इतना बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलता जो महाभारत में हम कर्ण के माध्यम से सीखते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले कुर्सी की बात हो रही थी, राजनीति में अपने विचारों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के अगर क्या करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग तैयार रहेंगे। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? तब कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जो एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में, क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? मुझे लगता है हाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। तो सुना दोस्तों आपने क्या किस तरह से आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव। प्रशांत के पास चलेंगे। प्रशांत जी, सबसे पहले मायावती का मुद्दा जो, और दूसरा जो उन्होंने बयान दिया, इनको मारो जूते चार। राजनीति में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई भी बयान ऐसे हवा में नहीं दिए जाते हैं, इसके पीछे सोच होती है, समझ होती है। तो अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, क्या लग रहा है आपको? मायावती जी और अखिलेश यादव के बीच में पिछले 15 दिन से क्या आप ये कह लीजिए, जब से 2024 के नतीजे आए लोकसभा के, तब से एक शीत युद्ध चल रहा है, एक वाक युद्ध चल रहा है। और उस शीत युद्ध के जो केंद्र में है वो है मायावती जी के खाते से निकला वो 10%, 15% दलित वोट बैंक। दर्द वही है, मुख्य दर्द वही है। मायावती जी का दर्द वहीं छिपा हुआ है। और दर्द इसलिए छिपा हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव ने 2023 से ही जिस पीडीएफ फॉर्मूले की शुरुआत की, तब मायावती जी को यह नहीं लगा कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है। जब नतीजे आए तब जमीन जो है पैरों तले से खिसक गई, वो तब नजर आई। उसके बाद में इन्होंने 23 जून को एक बैठक बुलाई थी, आपको याद होगा, चुनाव पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस करने के लिए। उसमें इनके जो कोऑर्डिनेटर्स थे, इनके जो प्रभारी थे जिलों के, विधानसभाओं के, लोकसभा के,
उन्होंने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में 3 बड़े बड़े कारण बताए मायावती जी को कि देखिए, एक तो बड़ा कारण यह था कि संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी से डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो चला गया समाजवादी पार्टी के खाते में, इंडिया अलायंस के खाते में। मायावती जी का दर्द वहीं से शुरू हुआ, उसी रिपोर्ट पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और आप गौर कीजिए, मायावती जी के पिछले 25 से 30 ट्वीट आप लगातार देखिए तो वो काशीराम साहब के पुराने फॉर्मूले पर वापस लौट रही हैं। मायावती हमेशा ये बात कह रही हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये पुराना फॉर्मूला था, यानी कि 2007 का फॉर्मूला जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का फॉर्मूला था, उससे अलग हट करके मायावती अब अपने पुराने वाले फॉर्मूले पर लौट आई हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अभी जो उन्होंने बुकलेट जारी की, जिस बुकलेट में उन्होंने 2019 में गठबंधन को खत्म करने का जो ठीकरा अखिलेश यादव जी के सिर पर फोड़ा, सपा के सिर पर फोड़ा, उसमें भी उन्होंने कम से कम 20 जगहों पर, 59 पन्नों की उस बुकलेट में कम से कम 20 जगहों पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारे का जिक्र किया, वो भी बोल्ड लेटर्स में। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी से, वो इस बात की लड़ाई नहीं है कि गठबंधन क्यों टूटा, वो इस बात की लड़ाई है कि जो हमारा वोटर लेकर के गए हो वो वापस दो, और वो वोटर आ नहीं रहा है। अब अखिलेश यादव ने पुराना नारा दोहरा दिया 2007 से पहले का, जूते मारो 4, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। देखिए अखिलेश, अभी आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी और चिल्लू पार के जो बड़े नेता रहे, पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी जी के जहां पर मूर्ति स्टैचू लगना था, उस जगह पर बुलडोजर चला दिया गया। 2022 के चुनाव में वो परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, लगवाते हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं तो उसमें उनके पीडीए में अगड़ा भी है, और उनके पीडीए में अल्पसंख्यक भी है, उनके पीडीए में आदिवासी भी है। तो पीडीए का जो ये फॉर्मूला है, ये सर्व समाज को जोड़ते हुए एक ऐसा समावेशी फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, जिसकी काट अभी तक ना तो भाजपा ढूंढ पाई और ना ही बहुजन समाज पार्टी ढूंढ पा रही है। और इसीलिए हथियार बन गया है पीडीए, इतना बड़ा हथियार ये पीडीए बन गया है। हाँ बिल्कुल, आप ये समझिए ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की जो रैलियां कर रहे हैं, जो सौगातें दे रहे हैं, पिछले 1.5 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर सीट पर, हर जिले में जा जा करके उस सीट को अपनी वेलफेयर स्कीम के माध्यम से एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया है फंड का उधर। वो उनकी बेसिकली ये रणनीति है कि पीडीए की काट को जो है वेलफेयर से काटा जाए, लेकिन वो कट नहीं पा रहा है। आज अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी ने एक और बयान दिया है, आपको याद होगा, ज्ञानवापी को लेकर के पोलराइजिंग बयान उसके तौर पर माना जाना चाहिए बीच चुनाव में। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं केवल मोटा मोटा ये समझना चाह रहा हूं प्रशांत जी कि पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव निकल गया तो डायरेक्ट हमला करते हुए नहीं दिखाई दिए मायावती पर, ये बात आपने भी देखी होगी। लेकिन अब जब 27 का चुनाव आ रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव, पहले अखिलेश यादव एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। हालांकि पहल अखिलेश यादव ने नहीं की, पहल हुई मायावती जी की तरफ से, जो बुकलेट जारी हुई और गठबंधन उन्होंने कारण बताया। लेकिन उसकी मेन कारण क्या, अब अखिलेश यादव ने क्या अपने पछवा गियर लगा दिया है गाड़ी का, या फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदल, रणनीति पर चल रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है, खासकर बीएसपी को लेकर उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अपनी स्पीच में, कह रहे हैं हम अभी बोलेंगे तो पता चला मानहानि का केस हो जाएगा। आपको पता है मानहानि का केस, मानहानि का केस अखिलेश यादव ने इसीलिए कहा कि मायावती जी पहले प्रोवोक करती हैं, पहले वो प्रोवोक करती हैं, और मायावती जी ने सबसे पहले, भाई क्या जरूरत थी 5 साल बाद बुकलेट में ये छपवाने की, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी कि 1993 के गठबंधन की बातें जिक्र करने की, गड़े मुर्दे उखाड़ने की? सही बात है, सियासत में कहा जाता है ना कि मुर्दे कभी जलाए नहीं जाते, दफना दिए जाते ताकि समय आने पर उनको उखाड़ा जा सके।
तो मायावती जी ने जो पुराना मुर्दा था उसको उखाड़ दिया। उन्होंने 93-95 का भी मुर्दा उखाड़ा और फिर उन्होंने 19 का भी मुर्दा तो एक उखाड़ा। बात मायावती जी मुझे को यह मुझे लगा एक कि ये बात मुर्दे समझ में नहीं उखाड़ने आती। से हाँ, आपकी मायावती जी बात को के ही आगे कोई, बढ़ा रहा हूं मैं। मुझे एक बात समझ हाँ, में नहीं आती प्रशांत, जब गेस्ट हाउस कांड में आपने सारे आरोपों को वापस ले लिया, तो आज की डेट में 2019 में आपने कह दिया कि चलो भाई सब ठीक है, मिट्टी डालो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज कांड की याद क्यों आ गई? आज की डेट में 2019 की याद क्यों आ रही है गठबंधन की? ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं ना, हमको हमारा दलित वोट बैंक वापस चाहिए, वो हमको दे दीजिए। और आपने हमारा नुकसान किया। मायावती जी ये कह रहे 19% वोट शेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स इंडिया अलायंस, उसमें से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को। भाई समाजवादी पार्टी ने ऐसी सीटों से भी, मैंने आपसे पिछले डिस्कशन में भी ये बात कही थी कि सपा ने जनरल सीटों पर दलित कैंडिडेट को टिकट दिया था, उतारा था। उसमें से अवधेश पासी एक है, मिलके अयोध्या सीट की मैं बात कर रहा हूं, जनरल सीट है। मायावती जी को यह पता है कि जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर के आए हैं उसके उनके पास डायरेक्ट कोई काट है ही नहीं, और इसीलिए वो प्रवोक करने की कोशिश कर रही। उनको लग रहा है कि अगर वो इसके जरिए प्रवोक करेंगी तो अखिलेश यादव किसी तरीके से भाव आवेश में आकर के कुछ ऐसा बोलेंगे, और इसीलिए अखिलेश यादव ने आज वो संकेत दिए कि मैं कुछ कहूंगा तो मेरे ऊपर मानहानि का केस हो जाएगा। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर 4 कदम आगे बहन जी से चल रहे हैं। वो एक तरफ जहां देखिए ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के फॉर्मूले पर जैसे मायावती जी लौटी, वैसे ही अखिलेश यादव इनको मारो जूते 4 वाला नारा याद दिला रहे हैं लोगों को। यानी कि पीडीए के साथ में वो अगड़ों को भी जोड़ रहे हैं, अगड़ों को भी ये बता रहे हैं कि भाई साहब ये देखिए, ये इनका सही तरीका है। इन्होंने 2007 में ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर सरकार बनाई, अब ये फिर से पुराने जूते मारो 4 वाले फार्मूले पर ये एक बार फिर से लौट रही हैं। तो आप ये समझिए कि दलितों को अपनी ओर शिफ्ट करने के लिए ये सीधी सीधी लड़ाई है अखिलेश यादव से मायावती जी की। और इस लड़ाई में अखिलेश यादव का प्लस पॉइंट यही है कि उनके पीडीए की काट डायरेक्टली ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और ना तो ही बहुजन प्रशांत समाज भाई, पार्टी के पास अखिलेश है। यादव क्या ये समाजवादी पार्टी के साथ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि मुसलमान पहले से था और पिछड़ा और दलित जो है इसके चुनाव में दिख गया है, साथ में है, तो अब वो फोकस कर रहे हैं ब्राह्मणों पर, अगड़ी जातियों पर, जो जैसा कि आपने बताया जो मूर्तिकार बहुत एग्रेसिव राजनीति करते हुए दिखाई दिए, तो अब क्या उस पर फोकस कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए ना भाई, 2024 का जो पोस्ट पोल एनालिसिस है, 84% मुस्लिम्स समाजवादी पार्टी के साथ थे, इंडिया अलायंस के साथ थे। तो ऑब्वियस सी बात है, पीडीए का जो ए है वो अगला टारगेट उस ए का अगड़ा है। उत्तर प्रदेश में अगड़ा जो है 12-13% कहा जाता है कि भाई जो ब्राह्मण है, फिर उसके बाद ठाकुर, तो उसको साधने की कोशिश है। और जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में राजपूतों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी, तो वहां पर भी अखिलेश यादव को एक स्पेस दिख रहा है कि वहां वो अपने ए को अगड़े के तौर पर एब्रिवेट कर करके उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ये जो फॉर्मूला है ना, मैंने इसीलिए कहा ये एक समावेशी फॉर्मूला है। आप ए को 3 तरीके से एब्रिवेट कर रहे हो। आप ए से अगड़ा बता रहे हो, आप ए से आदिवासी बता रहे हो, और आप ए से जो है अल्पसंख्यक बता रहे हो। एक तीर से 3 निशाने अखिलेश यादव ने साधे हैं। और मायावती जी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो डी से है, क्योंकि उनका जो अपना खुद का जो जाटव वोट बैंक है वो उनसे छिटक गया। जिस कम्युनिटी से बहन कुमारी मायावती जी आती हैं, वो वोट बैंक बसपा से छिटक गया। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यह भी बताऊं, जाटो कम्युनिटी का जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा प्लस हुआ है बसपा की तरफ। इस लोकसभा चुनाव में यही एकमात्र प्लस पॉइंट रहा है। बाकी नॉन जाटो 15% खिसक गया, बहुजन समाज पार्टी से खिसक करके इंडिया अलायंस की तरफ से आ गया। 5% 7% जो जाटो वोट बैंक था, दलित वोट बैंक था, वो इधर आ गया इंडिया अलायंस में, भारतीय जनता पार्टी में जो गया था नॉन जाटो खास तौर पर। तो आप ये समझिए कि पूरी लड़ाई इसी की है। और दिनेश शर्मा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही एक बयान दिया, मेरे ख्याल से कल ही परसों में,
वो बीच में ये तड़का मार रहे हैं कि वो ये कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। भारतीय जनता पार्टी को इस पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी? आप इस पर भी गौर करिए। सीधे तौर पर चीजों को जब दो लोग लड़ रहे होते तो उसमें तीसरा व्यक्ति अपने हित तलाशने की कोशिश करता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस तरीके के, वो यही चीज ऐसे ही देख रहे हैं इन बसपा और सपा की इस पचड़े को लेकर के। राजनीति में आइडियोलॉजी का कोई मतलब रहता है क्या? हमने देखा है देश में कैसे कैसे गठबंधन हुए। किसने सोचा था कि हाँ। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जाकर गठबंधन कर लेगी? मिलती थी उनकी एक साथ, एक मंच पर आ गए ना। ये राजनीति है ना, सत्ता चाहिए ना किसी को, तो आइडियोलॉजी का कितना। आप देखिए किसने सोचा था कि शेर और बकरे तालाब में आकर पानी पी लेंगे, सपा और बसपा एक साथ 2019 में गठबंधन कर लेंगे? किसने सोचा था? ओपी राजभर किसके साथ है आजकल, किसके साथ नहीं है? आइडियोलॉजी का। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन लेकिन और आगे चलते हैं। जो अखिलेश यादव ने अगला 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 जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भाई कर्ण के जीवन से सीख लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा, मैं कोट कर देता हूं। कर्ण के जीवन से हमें सीखने चाहिए कि क्योंकि उन्हें पता था कि हम युद्ध हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ, उनके साथ खड़े रहे। दुर्योधन को भी ये जानता था कि कर्ण अगर हमारे साथ है तो महाभारत जीता जा सकता है, बिना कर्ण के हम दूसरे पक्ष का मुकाबला। दिनकर जी ने रश्मि रथी कर्ण पर जो भी लिखा है उससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता है। त्याग और त्याग की बात अखिलेश है। वो कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। तो क्या, और एक बात और उन्होंने कही कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 10 की 10 सीटें जीतेगा। तो यानी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन क्या टूट गया है, उत्तर प्रदेश में क्या अलग हो गया है, यहां पर आपको लगता है दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर के राज्यों में और उत्तर प्रदेश में? हालांकि अभी कुछ बाहर नहीं आया है, लेकिन बयानों से तो कयास लगाए जाते हैं और शायद यही विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक पंडित विश्लेषण करते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए एकदम एक लाइन में बता दे रहा हूं। कर्ण का जो त्याग है वो हरियाणा से होता हुआ, वो त्याग जो है वो अंगूठा मांगेगा आकर के महाराष्ट्र में। ठीक है। अच्छा। तो महाराष्ट्र में त्याग की जो पूरी पटकथा है वो वहीं पर अटकी हुई है। महाराष्ट्र की जो 8-10 सीटों की जो डिमांड है उसमें से कोशिश है अखिलेश यादव जी की कि उसमें से कम 6 सीटों पर चीजों को मतलब उसको अपने पाले में लाया जाए अखिलेश यादव जी। और आप देखिए ना, 4-4 प्रभारी वहां पर नियुक्त कर दीजिए। और वैसे भी आप देखेंगे 2 विधायक अभी महाराष्ट्र में है समाजवादी पार्टी के, सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है अबू कासिम आजमी, और उसके अलावा एक और विधायक है उनके। तो 2 विधायक सपा के हैं। भाई समाजवादी पार्टी यही कह रही ना कि हमको मुंबई से आसपास, वहां से जो सटे हुए जो इलाके हैं जहां पर हिंदी भाषी या जो पूरब के जो लोग रहते हैं वहां पर हमको चुनाव लड़ने दे दिया जाए, और वहां पर कांग्रेस पार्टी को भी सीटें देने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस को इसलिए यह पता है वहां पर कई सारे बंटवारे होंगे, वहां पर तो हिस्से कई होंगे ना। कांग्रेस होगी, समाजवादी पार्टी होगी, एनसीपी, शरद गुट होगा, उद्धव गुट होगा, तो वहां पर डील करना आसान है समाजवादी पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी के फुटप्रिंट्स पहले से वहां पर हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने, आप ये समझिए, बड़ा एक तरफ त्याग की बात जो कह रहे हैं अखिलेश यादव वो एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वहां पर जनाधार नहीं था, इसीलिए उन्होंने वहां से अपने पैर पीछे खींचे। अब वो पैर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे आपके महाराष्ट्र में। उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं वो 2 सीटों देने के लिए तैयार है। एक तो गाजियाबाद की सदर सीट कांग्रेस पार्टी को दे सकती है समाजवादी पार्टी, और दूसरा अलीगढ़ की खैर सीट, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं, वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है समाजवादी। और यह बात कांग्रेस पार्टी को सोचनी पड़ेगी आगे चल करके कि भाई आपकी जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रही है असेंबली इलेक्शंस में, उसको देखते हुए आप टिकटों की डिमांड करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव का ये जो कर्ण की बात वो कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि एक मोरल प्रेशर क्रिएट हो, ताकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को पैर जमाने का मौका मिले, और उत्तर प्रदेश की सभी 10 विधानसभा सीटों पर कम से कम, अगर 10 नहीं तो 8 सीटों पर कम से कम जीत सुनिश्चित हो सके।
बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या कुछ निकल कर आता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका छोटा-सा विश्लेषण करने की हमने कोशिश की है। प्रशांत भाई, हमेशा की तरह समय आपने निकाला, बहुत शुक्रिया। शानदार आपका विश्लेषण, दर्शकों को बहुत सहूलियत मिली होगी समझ, देश की राजनीति आज की डेट में कहाँ खड़ी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।